राधे कृष्णा दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर आशु त्यागी आज आपके समक्ष एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ नक्षत्रों के विषय में। क्या होते हैं नक्षत्र और क्यों होता है प्रभाव इनका हमारे जीवन पे, इसके विषय में धीरे धीरे करके जानकारी लेते रहेंगे। पूरी सीरीज चलाएंगे हम। यदि आपको अच्छी लगे तो आप बताइएगा कि हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल ऑनलाइन वैदिक एस्ट्रोलॉजर आशु त्यागी के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप? प्रार्थना करती हूँ भगवान श्री कृष्ण और माता राधा आप सभी पर कृपा बरसा के रखें। ये मेरी भगवान श्री कृष्ण से और माता राधा से प्रार्थना है। नक्षत्र नाम से ही जैसे ज्ञात हो जाता है, नक जमा शत्र, नक्शा पूरे आकाश का क्षेत्र नापने के लिए जो ज्ञात होता है। ना यानी कि आकाश नप, और क्षेत्र शत्र यानी कि क्षेत्र अगर हम इसको विच्छेद करें तो। लेकिन दोस्तों हमारे वैदिक ऋषियों ने इसका अर्थ इसके संस्कृत में विच्छेद करके अलग ही अर्थ इसका बताया है। इसका अर्थ है न यानी कि कभी नष्ट नहीं होने वाला, क्षेत्र यानी कि क्षितिज ज्योति कभी नष्ट नहीं होने वाली ज्योति। नक्षत्र का अर्थ होता है तारों का वो समूह जो कभी जिसकी ज्योति कभी नष्ट नहीं होती, उसको नक्षत्र बोला जाता है। वैसे तो हमारे आकाशमंडल में 88 नक्षत्रों का समूह है, लेकिन हमारे वैदिक ऋषियों ने बहुत ही सरल तरीके से इन्हें 27 भागों में बांट दिया है। 27 भागों में बांटकर पूरे आकाश को इतना सरल कर दिया है। जानकारी सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी प्राप्त करने के लिए 27 भाग बांटे। चंद्रमा के दूरी से इसका ज्ञात होता है। दोस्तों चंद्रमा की परिक्रमा से इन नक्षत्रों का ज्ञात निकाला गया है। जिस प्रकार से चंद्रमा 27.3 के दिनों में पूरी पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण कर लेता है, अपनी धुरी पे घूमते हुए पूरी पृथ्वी की परिक्रमा इतने दिनों में पूर्ण करता है, उसी प्रकार से इन 27 नक्षत्रों को रखा गया है। ये नक्षत्र जो लास्ट वाला है 27.3 यानी कि 3 बजता है, इसलिए 28वें नक्षत्र को नहीं माना जाता। अभिजीत नक्षत्र के विषय में इतना नहीं कहा जाता राशियों के साथ में। इसके पश्चात हम आपको बताते हैं एक एक पॉइंट्स लेके हम अश्विनी नक्षत्र पे आएंगे और अश्विनी नक्षत्र पे कोशिश करेंगे कि जितनी जानकारी हमें है उतनी आपसे साझा कर सके। बता चुकी हूँ कि पूरी पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा 27.3 दिनों में कर लेता है। एक नक्षत्र एक राशि में यानी कि 27 नक्षत्रों में 12 राशियाँ आती हैं, और ये 12 राशियों में 9 चरणों का एक नक्षत्र होता है। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, अर्थात 2 नक्षत्रों के चरण पूर्णतः तथा तीसरे नक्षत्र का आधा या एक ही चरण होता है। 1 या 2 चरण ही आते हैं एक राशि में। इस तरीके से इन सबको विभाजित किया गया है। जैसे मेष राशि ले लेते हैं हम। मेष राशि में अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृतिका का पहला चरण
मिलाकर बन गए हैं ये 9 चरण। समझ आ रहा है ना दोस्तों? कुछ डिफिकल्टी तो नहीं लग रही? यानी कि एक नक्षत्र में, देखिए दोस्तों, एक राशि में नक्षत्र की जो एक राशि होती है 2.25 नक्षत्र होता है। एक राशि में 2.25 नक्षत्र होता है। इसीलिए नक्षत्रों को 4 चरणों में बांटा गया है। इसका पूरा विभाजन कर लिया गया है 108 चरणों में, यानी कि पूरा चक्र बना लिया गया है 108 चरणों का। इसके 108 चरणों के ऊपर मैंने एक वीडियो पहले बनाई भी हुई है। मैं इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिससे कि आपको पूर्ण तरह पता लग जाए कि 108 चरणों का क्या महत्व है हमारे जीवन में, किस तरीके से पूरा ग्राफ बनाया हुआ है हमारे वैज्ञानिकों ने। अर्थात उसके आगे हम बढ़ते हैं। नक्षत्रों का सबसे प्रथम नक्षत्र जो होता है अश्विनी नक्षत्र होता है दोस्तों। अश्विनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र है, मेष राशि का नक्षत्र है। मेष राशि का स्वामी है मंगल और अश्विनी नक्षत्र का स्वामी है केतु। केतु जो होता है बहुत ही ज़्यादा गर्म स्वभाव और तीव्र गति वाला होता है ग्रह, तीव्र गति वाला, साहसी होता है। तभी केतु और मंगल से प्रभाव से मिले हुए जातकों का ज़्यादातर यह लोग देखे गए हैं मिलिट्री में, पुलिस में या किसी साहसी कार्यों में, खेल कूद के मैदान में, जिसमें साहसी बहुत ज़्यादा साहस दिखाने की योग्यता दिखाई गई है, उसमें कहीं ना कहीं केतु और मंगल का रोल अवश्य देखा गया है। केतु को पराक्रमी साहसी, मेष को 2 तारों के आसपास, तीसरा तारा कुछ नीचे की तरफ तारों से मिलाए हुए अश्व के मुख के समान दिखाई देता है। इसका जो चित्र दिखाई देता है तारों का समूह, मेष का 2 तारों का ऐसे करके और तीसरा तारा इस तरह से करके जुड़ा रहता है। ऐसा लगता है कि जैसे अश्व का मुख हो, अश्व का मुख। इसमें 2 तरीके से वैज्ञानिकों ने बांटा है, अल्फा एरिस और बीटा एरिस के नाम से। अल्फा एरिस का जो प्रभाव होता है अधिक चमक वाला होता है और बीटा एरिस का जो प्रभाव होता है कम चमक वाला होता है। नीचे वाला हिस्सा जो बीटा एरिस होता है और ऊपर वाला अल्फा एरिस का होता है। ये जो नक्षत्र है, ये नक्षत्र दोस्तों जनवरी के माह में, ये सूर्य जब अस्त होता है तो बिल्कुल हमारे सर के ऊपर दिखाई देता है। ये नक्षत्र सर के बिल्कुल ऊपर सूर्य अस्त होते हुए आप देखेंगे। सूर्य अस्त के बाद सिर पर जो दिखाई देने वाला, इसकी पौराणिक कथा भी है, इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा भी है कि इसको अश्व का मुख समान क्यों दिखाई देता है। इससे जुड़ी हुई है कि एक बारी जो भगवान सूर्य की पत्नी संध्या है, वो तपस्या कर रही थी घोड़ी के रूप में। घोड़ी के रूप में वो तपस्या करने गई हुई थी पृथ्वी लोक पे, जल के समीप थी वो। तो उनको ढूंढते हुए सूर्य देव, वो भी अश्व के रूप में वहाँ पर पहुँच गए और वहीं पर जो इनका मिलन हुआ, उसी से पैदा हुआ इनका अश्व कुमार, अश्वनी कुमार, जो पैदा हुए घोड़े के रूप में, जो कि बहुत बड़े वैद्याचार्य, वैदों के वेद, जो मृतक में भी संजीवनी डाल दे, जीवित कर दे, इतने बड़े वैद्याचार्य जो पैदा हुए, उनके नाम पर ही अश्विनी नक्षत्र पड़ा हुआ है। ये तो अंग होता है, इसका अंग हम सिर का अंग माना गया है। सिर से इसका अंग जोड़ा गया है। केतु जो है तीव्र गति वाला, बिना सोचे समझे ये बहुत तीव्र गति से कार्य करने में लगे रहते हैं। इनको बहुत जल्दी से कोई ना कोई कार्य चाहिए, जो भी कार्य दे दिया बहुत ही जल्दी पूर्ण करना होता है।
उत्तेजना बहुत होती है, इसी कारण से तनावपूर्ण भी बहुत रहते हैं ये लोग। मानसिक स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण रहती है इनकी। विभिन्न लोगों की यात्रा करना इन्हें बहुत पसंद है। जिस प्रकार से भगवान सूर्य अपने रथ पे सवार होकर अपने अश्वों से के द्वारा विभिन्न लोकों की परिक्रमा सैर करते रहते हैं, इसी प्रकार से अश्वनी नक्षत्र वाले जातकों को सैर सपाटे यात्राओं का बहुत शौक होता है। यदि ये कार्य करना चाहे तो यात्रा से संबंधित कार्य भी इनको बहुत ही भाता है। यदि इस तरह की नौकरी यदि ये करें, यात्रा से संबंधित नौकरी यदि करें, तो ये काफ़ी फलीभूत भी होती है इनके लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये सूर्य के पुत्र अश्वनी कुमार, यानी कि सूर्य को हमारे बहुत बड़े डॉक्टर वैद्याचार्य माना गया है, और सूर्य मेष राशि में उच्च के भी माने जाते हैं। अश्वनी नक्षत्र मेष राशि में सूर्य काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, उच्च राशि के हो जाते हैं उस समय में ये, और की डिग्री पहले चरण में बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। अश्वनी कुमार इनके देवता हैं। इस नक्षत्र के देवता जो हैं अश्वनी कुमार हैं। ये दोनों वैदिक शास्त्र के ज्ञाता हैं। वैदिक शास्त्र यानी कि वेदों के ज्ञाता हैं। वैद्य जो है उसके ज्ञाता कहलाते हैं। सत्य निष्ठा, दूसरों की सेवा इत्यादि इनके लिए बहुत ही से दोस्तों ये माना गया है कि अश्वनी कुमार को जड़ी बूटियाँ, रोग, वनस्पति पूर्ण रोगों का दूर करने का आरोग्य प्रदान है। इन्हें वरदान प्रदान है, आरोग्य प्रदान है, इन्हें इतना ज्ञान प्रदान है कि ये हर प्रकार के रोगों को दूर कर सकते हैं। देश मुकदमे, संघर्ष, दाम्पत्य जीवन में समस्या, ये केतु के कारण ही, अश्वनी नक्षत्र के कारण ही इनके जीवन में आती है। अश्वनी की महत्वता भूमि से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मंगल जो है भूमि पुत्र है और उस राशि का ये ज्ञाता है। अश्वनी नक्षत्र को दाम्पत्य सुख बढ़ाता है, अर्थात 45 साल के बाद में इनके जीवन में कुछ बदलाव, कुछ गलत आदतों में पड़ जाने की संभावना भी बढ़ जाती है। थोड़ा संभल के रहें। नापुंसकता, यौन विकारों को दूर कर संतान प्राप्ति में सहायक होते हैं अश्वनी कुमार, अश्वनी नक्षत्र। अच्छा, अर्थात शव में प्राण फूंकने वाले, ये एकमात्र ऐसे नक्षत्र हैं जो शवों में प्राण फूंकने वाले। इन्होंने नेत्रहीन च्यवन ऋषि को सुंदर युवा बनाया तथा च्यवनप्राश औषधि इस घटना की याद दिलाती है। च्यवनप्राश औषधि के द्वारा इनको सुंदर युवक बनाया। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, ऋग्वेदों में इसका ज्ञात भी है, वेदों में इसका ज्ञात है। शिव और पार्वती के पुत्र जिस प्रकार से भगवान श्री गणेश जी हर एक कार्य में विघ्नहर्ता है, उसी प्रकार से केतु को भी अश्वनी नक्षत्र के स्वामी केतु पर भी गणेश जी का ही नियंत्रण है। दोस्तों, यदि किसी का केतु खराब है, केतु ग्रह कुंडली में खराब है, तो उनको गणेश जी भगवान जी की आराधना करनी चाहिए, जिससे कि उनके जीवन में बहुत कुछ शांति हो सकती है, बहुत सी समस्याएं दूर हो सकती है। गणेश भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए उन्हें। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, ये तीव्र गति वाले लोग होते हैं। कुछ छोटे कद के होते हैं, पुष्ट देह होते हैं तथा हट्टी जरूर होते हैं, गुस्से वाले और बहुत जल्दी हट करने वाले होते हैं, जिद्दी होते हैं और आंवले के वृक्ष से इनका जुड़ाव होता है। इन नक्षत्र वाले लोगों का आंवले का वृक्ष का जुड़ाव बहुत ज़्यादा होता है। वैश्य जाति के होते हैं ये, ब्राह्मण ना ही क्षत्रिय होता है मंगल, और ब्राह्मण के नहीं ये वैश्य जाति के होते हैं केतु के कारण। वाणिज्य में व्यापार इनका बहुत ही फलता है। भूमि से जुड़ा हुआ व्यापार, वाणिज्य से फसलों को उगाने में तथा कच्चा माल प्रोडक्ट करने में इनका व्यापार काफ़ी चलता है। भोजन इत्यादि बनाने में और घुटनों में चोट का
कारक भी होता है। इनके ऊपर, इनके पूरे शरीर पर कहीं ना कहीं निशान जरूर होता है। वायु का प्रतिनिधित्व होते हैं ये, इनको वायु विकार बोला गया है। वायु, यदि इनका अश्विनी नक्षत्र केतु खराब है तो वायु विकार की बीमारी से, रोगों से ये ग्रसित भी होते हैं। दिशाओं में पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा और उत्तर दिशा इनके लिए काफ़ी उत्तम रहती है। घोड़ों से संबंधित व्यापार यदि हम बताएं तो घोड़ों से संबंधित व्यापार, अस्त्रों से संबंधित व्यापार, खेलों से संबंधित जो प्रोडक्ट यूज़ होते हैं उसमें, खेल से संबंधित जो चीज़ें यूज़ होती है, स्वास्थ्य सेवाएं, औषधि और अस्पतालों के उपकरणों से संबंधित चीज़ें, और यदि हम इनका कार्य देखा जाए तो स्त्री और संतान विशेषज्ञ, संतान के विषय में बताने वाला डॉक्टर, और नृत्य कला में 3 नृत्य से संबंधित प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं। खेल कूद में, हीरे जवाहरातों में, आभूषण के डिजाइनिंग में और आभूषण बेचने में भी इनका पूरा कार्य चल सकता है। छोटा व्यवसाय, भवन निर्माण से संबंधित कार्य, जमीन का बेचना और खरीदने से संबंधित कार्य निर्माण, कानूनी व्यवसाय, पुलिसकर्मी हो सकते हैं। सत्वगुणी होते हैं ये, सत्वगुण के कारण ये सत्वगुणी होते हैं ये लोग, जिसके कारण से कार, ट्रेन, विमान इत्यादि के चालक होते हैं। घूमने फिरने का काफ़ी इनको शौक होता है। चर राशि है। सितंबर और अक्टूबर में यह देवी के नवरात्रों से पहले, व्रतों से पहले इस नक्षत्र, इस मास का उदय होता है। ये मास आता है। पहले अश्विनी नक्षत्र के प्रथम पाद को गंडमूल भी कहा गया है। किसी शुभ कार्य के लिए इसे वर्जित भी किया गया है। केतु जो होता है ध्वज और वाहक और झंडा उठाकर सबसे आगे चलने वाला ग्रह, यानी कि हर चीज़ में अग्रणी होने वाला, यानी कि हर जगह उसको अपनी प्रथमता चाहिए। झंडा उठा के जैसे चलते हैं ना लोग बाग कि भाई हम इस चीज़ का बेड़ा लेते हैं, इस तरह के लोग होते हैं। केतु क्षतिग्रस्त अंगों की पूर्ण उत्पत्ति पर पीड़ित व्यक्ति को नवयौवन देने में सक्षम है। इसके अक्षर होते हैं चू, चा, चो, ला, ली, लू, ये अक्षर होते हैं इसके। जल के समीप मिलन हुआ था सूर्य और संध्या का, तो यहाँ पर शतभिषा नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो वरुण होते हैं। तो यहाँ पर शतभिषा नक्षत्र से अश्विनी नक्षत्र का यदि विवाह होता है तो वो बहुत ही उत्तम कहलाता है। इसके पश्चात यदि शतभिषा नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र के आपस में मिलकर यदि ये व्यापार करते हैं तो वो भी बड़ा उत्तम कहलाता है। शतभिषा और अश्विनी नक्षत्र का अच्छा मिलन, यदि ये मिलकर कोई रोग को दूर करने के लिए तत्पर हो जाते हैं तो बहुत अच्छे डॉक्टर भी बनते हैं। और यहाँ तक भी देखा गया है दोस्तों कि यदि किसी का रोग शतभिषा नक्षत्र में हुआ है तो वो अश्विनी नक्षत्र में ही समाप्त होता है, और यदि अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो शतभिषा नक्षत्र में जाते जाते ही समाप्त होता है। इसका एक मंत्र भी है, ओम अश्विनी तेजसा चक्षु प्राणेन सरस्वती वीयम वाचेन्दो बले नेत्रायदा तूरिंद्रयम। अर्थात इस मंत्र का यदि आप रेगुलरली जाप करें, जिनका अश्विनी नक्षत्र है, तो उनके लिए बहुत ही फलदायक होता है। भगवान श्री गणेश की पूजा और भगवान श्री शिव की पूजा, पार्वती जी की पूजा इनके लिए बहुत ही फलदायक कहलाती है। और तामसिक गुण होने की वजह से कोई भी बात यदि सही हो या गलत, उसका विरोध करना इनकी फितरत में होता है। फितरत यानी कि इनके स्वभाव में होता है उसका विरोध करना। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम गोचर के विषय में भी बता देते हैं। मेष राशि में मंगल का गोचर कैसा रहेगा आपका। ये मेष राशि में मंगल का गोचर 27 जून को हो रहा है। इसके विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे ब्लॉग्स को ज़रूर पढ़िए।
न्यूज़ ब्लॉग, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक ज़रूर आपको शेयर करूंगी। पूर्ण तरह 12 राशियों में क्या देगा प्रभाव। मेष राशि का मंगल। तो यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जितना हो सके इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और आगे यदि आपको पसंद आती है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आगे हम लेके आते हैं भरणी नक्षत्र के विषय में कुछ अद्भुत जानकारी जितनी हमसे बन सकेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।